हेलो। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र के भाग 2 का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और पाठ का नाम है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जब हमें स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त सन 1947 को, तो उस समय हम लोगों की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही दयनीय थी। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सी बातों को देखा था। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भारतीय कृषि की कैसी दशा थी, उत्पादन का निम्न स्तर था, जमींदारों का बोलबाला था और पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव था। उसके बाद हम लोगों ने उद्योगों की स्थिति को भी देखी थी कि कैसे जो ब्रिटिश शासक थे उनका एकमात्र उद्देश्य था कि भारत से कच्चा माल बिना शुल्क दिए इंग्लैंड ले जाना, वहाँ पर वस्तुओं को बनाना और बिना आयात शुल्क दिए भारत में लेके आना और भारत में बेचना। और जिसके कारण हम लोगों ने देखा था कि भारतीय हस्तशिल्प का पतन भी होने लग गया था। और आज के इस वीडियो में, जो इस पाठ का आखिरी वीडियो है, इसमें हम लोग देखेंगे कि विदेशी व्यापार की क्या स्थिति थी, जननांकीय स्थिति कैसी थी, जो आधारभूत संरचना है वो कैसा था और व्यावसायिक संरचना का क्या हालचाल था। तो पहले हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में कि विदेशी व्यापार उस समय कैसा था। प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है और हमारे देश की बहुत चीज़ें मशहूर थीं, जैसे कि चाय है, मसाला है, कपास है, जूट है। ये सारी चीज़ें हमारी बहुत मशहूर थीं। किंतु औपनिवेशिक सरकार या जो ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की जो प्रतिबंधकारियाँ नीतियाँ थीं, उससे हमारे देश के विदेशी व्यापार को बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिणाम क्या हुआ कि भारत के कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन, सिर्फ इसी का बस हम लोग निर्यातक बनकर रह गए, जो कि इंग्लैंड के लिए कच्चा माल थे। साथ ही सूती वस्त्र, रेशमी जैसी वस्तुओं के उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का भी आयातक हो गया था। व्यावहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात और निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमा लिया था। भारत का आधे से ज़्यादा व्यापार इंग्लैंड तक ही सीमित रह गया था। बिल्कुल थोड़ा सा जो व्यापार था वो चीन, श्रीलंका और ईरान से होता था। और स्वेज नहर का व्यापार खुल गया तो भारत के व्यापार पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण और भी ज़्यादा सख्त हो गया। तो इस प्रकार से हम ये पाते हैं कि कोई अच्छी स्थिति हमारे विदेशी व्यापार की नहीं थी। फिर हम लोग देखते हैं जननांकीय स्थिति, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसा था। जननांकीय संक्रमण के इतिहास में सन 1921 को महाविभाजन वर्ष माना जाता है। सन 1881 में भारत में प्रथम जनगणना हुई और 1921 के पूर्व का भारत जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में था और द्वितीय अवस्था का आरंभ सन 1921 के बाद माना गया। उस समय न तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और न ही वृद्धि की दर भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 1921 के बाद से भारतीय जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होने लग गई और जिसके कारण थे ऊंची जन्म व मृत्यु दरें। दोनों दरें, जन्म दर और मृत्यु दर, बहुत ऊंची थी। और ये ऊंची दर जब भी होती है तो ये निर्धनता का सूचक है। लोग ज़्यादा मरते इसलिए हैं क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, और ज़्यादा बच्चे पैदा इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें साक्षरता का अभाव है या जानकारी का अभाव है। तो ये जो है निर्धनता को सूचित करती हैं। जो ऊंची दरें होती हैं, ये दोनों दरें बहुत ही कम रहना चाहिए। उसके बाद शिशु मृत्यु दर बहुत ऊंची थी हमारे देश की, अर्थात 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो मर जाते हैं प्रति 1000 में, वो लगभग 218 थे। मतलब 1000 में से 218 बच्चे मर जाते थे जो 1 साल से कम आयु के रहते थे। तो ये भी दिखाता है कि हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ था। उसके बाद जीवन प्रत्याशा कैसा था।
हमारे देश में औसत जो जीवन की अवधि थी वो केवल 32 वर्ष थी। तो ये भी एकदम अत्यंत पिछड़े हुए देशों में ये पाया जाता है, इतनी कम औसत आयु। और साक्षरता का दर केवल 16% था, अभी जाके बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, लेकिन जो साक्षरता का 16% है ये बहुत ही पिछड़ेपन को दर्शाता है। और उसमें भी महिला साक्षरता की दशा और भी ज़्यादा दुखद थी, और वो मात्र 7% थी जब स्वतंत्रता मिली। तो उसके बाद अब देखते हैं कि आधारिक संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था हमारे देश का। ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ आधारिक संरचना का ज़रूर विकास हुआ, और आधारिक संरचना का मतलब होता है यातायात के साधन, संचार के साधन, बैंकिंग, ऊर्जा के साधन तथा सामाजिक परिवर्तनों के तत्व जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि से है, जो कि एक देश के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, एक देश की नींव का ईंट कहलाते हैं। और इनके विकास के उद्देश्य से के लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के बजाय वो उपनिवेश हितों की रक्षा करना था। और आधारिक संरचना के कुछ उदाहरण निम्न हैं। रेल परिवहन पहला देखते हैं। अंग्रेजों ने 1850 में रेलों को प्रारंभ किया, यही उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, और भारतीय अर्थव्यवस्था को रेल ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। एक तो इससे लोगों को भू क्षेत्रीय और सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्राएं करने के अवसर प्राप्त हुए, और दूसरी ओर कृषि के व्यावसायीकरण को भी बढ़ावा मिला। किंतु इस व्यावसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इस प्रकार निर्यात में निस्संदेह विस्तार हुआ, परंतु इसका लाभ भारतवासियों को नहीं मिला। फिर देखते हैं सड़कें। भारत में सड़कों का विकास भी ब्रिटिश शासकों के हित को ध्यान में ही रखकर किया गया था। उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार सड़कों का विकास किया, किंतु धन का अभाव के कारण ज़्यादा विकास संभव नहीं हो पाया, क्योंकि सर्वमौसमी सड़कों के अभाव की स्थिति थी हमारे देश में। उसके बाद संचार की सुविधाएं, डाक व तार सेवाएं संचार के अत्यंत लोकप्रिय साधन थे। ये जन सामान्य को सेवाएं प्रदान कर रहे थे, किंतु बिल्कुल भी अपर्याप्त थे और बहुत ही महंगे थे। जल परिवहन, सड़कों तथा रेलों के विकास के साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा जल मार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया गया। उसके बाद देखते हैं व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना का अर्थ है विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यशील जनसंख्या का वितरण। और स्वतंत्रता के समय हमारा देश चूँकि कृषि प्रधान देश रहा है, इसलिए कृषि देश का सबसे बड़ा व्यवसाय था, और उसमें 72% जनसंख्या लगी हुई थी कृषि के कार्यों में, जबकि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में केवल 10 से 18% लोगों को रोजगार मिला था। इसका मतलब देश में क्षेत्रीय विषमताएं थीं। उसके बाद विच्छेदित अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 टुकड़े कर दिया, अर्थात भारत और पाकिस्तान में। और इस विभाजन से जनसंख्या के स्थानांतरण के कारण बहुत बड़ी तादाद में लूटमार, दंगे फसाद और हुए, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो विभाजन जो हुआ उसका बहुत ज़्यादा हमारी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा, जैसे कि पुनर्वास की समस्या पैदा हो गई, क्योंकि विभाजन के कारण बहुत बड़े पैमाने पे लोगों का स्थानांतरण हुआ, और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए हमारे देश में, उनके पुनर्वास की बहुत भयंकर समस्या हो गई। कच्चे माल का अभाव हो गया, इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अधिकांश जो पटसन मिलें थीं वो बंगाल में थी, मुंबई और अहमदाबाद में थी, लेकिन इनको कच्चा माल जो मिलता था वो पंजाब और सिंध से मिलता था, जो कि पाकिस्तान में चला गया, जिसके कारण से हमको कच्चे माल का अभाव हो गया। इसी प्रकार अन्य उद्योग जैसे कागज़, चमड़ा भी कच्चे माल की स्थिति का अभाव उत्पन्न हो गया।
उसके बाद खाद्य समस्या भी आ गई भारत में विभाजन के कारण। 1937 में बर्मा भारत से अलग हो गया था, तो तभी से तो खाद्यान्न की कमी महसूस की जाने लगी थी। और जब 1947 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो और खाद्य की समस्या पैदा हो गई, क्योंकि जो दो भाग पंजाब और सिंध जो कि अन्न के भंडार समझे जाते थे वो पाकिस्तान चले गए, जिसके कारण हमारे देश में अनाज की कमी हो गई। उसके बाद बाज़ार भी संकुचित हो गया। विभाजन के बाद भारत का पश्चिमी पंजाब क्षेत्र से अलग हो गया, जैसे और अनेक वस्तुएं जैसे सूती, रेशमी व ऊनी कपड़ा, कांच का सामान, वनस्पति तेल, पीतल की वस्तुएं आदि वस्तुओं का बाजार संकुचित हो गया। तो इस प्रकार जो विभाजन हुआ वो हमारी अर्थव्यवस्था एक तो पहले से खराब थी और विभाजन के कारण और भी ज़्यादा खराब हुई।